नमस्कार, मेरा नाम कोमल बंसल है। सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। हमारा आज का विषय है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति के मापक। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे हुए थे उसमें मनी क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय क्या हैं, इन पर बात की थी। आज हम बात करेंगे मुद्रा पूर्ति के मापक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम मनी सप्लाई को मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई मे बी डिफाइंड एज अ टोटल स्टॉक ऑफ असेट्स। मनी सप्लाई क्या है? एक टोटल स्टॉक ऑफ असेट्स है दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज at any point of time. That's why money is a stock and it represents total amount of money available in economy at a particular point of time. एक निश्चित समय पर अगर हम अर्थव्यवस्था में कितनी मनी अवेलेबल है ये देखें तो उसे क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई हुआ, क्वांटिटी ऑफ मनी हुआ, स्टॉक ऑफ मनी हुआ, ये सब क्या है? सिमिलर सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। ये स्टॉक है सब। The total stock of money circulating in an economy is the money supply. Next definition क्या है? The total stock of money. मनी का जितना टोटल स्टॉक है सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो सर्कुलेट हो रहा है, इज द मनी सप्लाई। अब देखो मनी सप्लाई जो है इसकी सोर्स क्या है? मनी सप्लाई के सोर्स कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ से मनी मिलेगा हमें? एक तो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा और एक आरबीआई और एक कमर्शियल बैंक्स। तीन सोर्स हैं मनी सप्लाई के, गवर्नमेंट, आरबीआई या फिर सभी कमर्शियल बैंक्स। तो जो गवर्नमेंट है वो किस कौन कौन से मनी को जारी करती है? गवर्नमेंट एक तो 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट भारत सरकार क्या जारी करती है? 1 रुपये का नोट और सिक्के, कॉइन्स। गवर्नमेंट क्या क्या जारी करती है? कॉइन्स और 1 रुपये का नोट। इसके अलावा आरबीआई बाकी सभी नोट, प्रिंटेड नोट्स, मनी इन द डिपॉजिट्स बैंक, ये सब क्या है? मनी सप्लाई की फॉर्म्स हैं कि किस किस रूप में पैसा होता है। द सर्कुलेटिंग मनी इन्वॉल्व्स द करेंसी, प्रिंटेड नोट्स, मनी इन द डिपॉजिट अकाउंट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट बात है? द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। मनी का टोटल स्टॉक जो हमारी अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो रहा है वो सब क्या है? मनी सप्लाई है। और जो सर्कुलेटिंग मनी है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? करेंसी आती है, प्रिंटेड नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, मनी इन द डिपॉजिट अकाउंट, जो पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट है वो सब आता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड एसेट, और जिस भी फॉर्म में अदर लिक्विड एसेट में पड़ा है वो सब क्या आता है? मनी सप्लाई में आता है। नेक्स्ट है जो डेफिनेशन है, अब हिंदी में पढ़ेंगे हम। मुद्रा पूर्ति से आशय मुद्रा की कुल मात्रा से है जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है। मुद्रा पूर्ति क्या है? मुद्रा की वो सभी मात्रा जो अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में अपने पास रखी जाती है। विभिन्न रूप कौन से होंगे? चाहे वो करेंसी के रूप में हुआ या कॉइन्स के रूप में हुआ, बैंक डिपॉजिट्स के रूप में हुआ, जो भी पैसा अपने पास रखा जाता है वो सब क्या है? मुद्रा पूर्ति है। मुद्रा पूर्ति के मुख्य घटक हैं लोगों द्वारा अपने पास रखी गई करेंसी। मेन घटक कौन से हैं? जो लोग अपने पास करेंसी रखते हैं, पैसा जो लोगों के पास है, तथा व्यापारिक बैंक द्वारा रखी गई निवल मांग जमा। व्यापारिक बैंक जो टोटल डिपॉजिट्स अपने पास रखते हैं वो ये दो मुख्य घटक हैं। एक तो जो बैंकों के पास डिपॉजिट्स हैं और एक हमारे पास जो करेंसी है, ये सब क्या आएगा? मनी सप्लाई में आएगा। मुद्रा पूर्ति को सामान्यतः निम्न रूपों में मापा जाता है। देखो मनी जो है उसको हम बहुत एक इंडिकेटर नहीं है। अगर भारत हम कहें कि हमें इंडिया में मनी सप्लाई को मापना है तो हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अपना दें। इसके लिए हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स लिए हैं जिसके नाम है M1, M2, M3, M4। अलग अलग मेजरमेंट्स लिए जिसके द्वारा हम पूरी मनी सप्लाई को माप सकते हैं। मुद्रा का प्रभाव कहाँ कहाँ व्यक्त है, इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाती है। मनी जो है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, ये सब होल कंट्रोल कौन सी इंस्टीट्यूशन रखती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। मुद्रा की पूर्ति के संबंध में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मुद्रा उसको निर्गमन करने वाली संस्था सरकार, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक की मौद्रिक दायित्व होती है।
ये इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी बताई है अभी, कि जो मुद्रा की पूर्ति है, मनी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? गवर्नमेंट है, रिजर्व बैंक है, व्यापारिक बैंक है। तो उनका जो मौद्रिक दायित्व किस पर हुआ? गवर्नमेंट पर हुआ, व्यापारिक बैंकों पर हुआ और आरबीआई पर हुआ। जैसे रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट रिजर्व बैंक का मौद्रिक दायित्व है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में संरचित संपूर्ण मौद्रिक दायित्व मुद्रा की पूर्ति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, 1967 तक आरबीआई मुद्रा की पूर्ति का केवल एक ही माप प्रकाशित करता था। 1967-68 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केवल और केवल एक ही माप लेता था मुद्रा की पूर्ति का, जिसे हम कहते थे एम। जनरली भाषा में एम कहते थे। एम बराबर क्या होता था? एम बराबर सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। सी का मतलब यहाँ है करेंसी, पैसा। डी डी का मतलब है मांग जमा। ओ डी का मतलब है अन्य जमा। सी प्लस डी डी प्लस ओ डी के रूप में था, जो बाद में M1 के रूप में व्यक्त हुआ। पहले 1967-68 में एक ही माप हमें पता था, जिसे हम M कहते थे। बराबर क्या होता था? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। M बराबर, ये आपको याद रखनी है। M बराबर क्या है? C प्लस डी डी प्लस ओ डी। C प्लस डी डी प्लस ओ डी। C क्या है यहाँ पर? करेंसी है। डी डी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स में एक तो आएंगे हमारे कौन से? करंट डिपॉजिट, और एक आएंगे हमारी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट्स वो पार्ट होते हैं जिसमें पैसा जमा करवाने और निकलवाने का कोई समय की बाध्यता नहीं होती। करंट अकाउंट में आप कभी भी जाकर पैसा निकलवा सकते हैं, फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। ये सब आएंगे मांग जमा में, डिमांड डिपॉजिट्स में। अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास जमाएं करवाई जाती हैं, वो सब अदर डिपॉजिट्स में आ जाएंगे। इसे क्या कहेंगे हम? M1 में कहेंगे। 1968 के बाद आरबीआई ने व्यापक मुद्रा की अवधारणा स्वीकार की। 1967 तक तो सिर्फ एक ही बात पता थी हमें, M1, C प्लस डी डी प्लस ओ डी। और 1968 के बाद आरबीआई ने क्या किया? व्यापक मुद्रा की अवधारणा स्वीकार की। दूसरी कार्यकारी 1977 में गठित किया गया, जिसमें तरलता के आधार पर निम्नलिखित 4 माप प्रस्तुत की गई, जिसे आरबीआई ने स्वीकार किया और इसे अभी भी प्रदर्शित किया जाता है। अब जो स्वीकार 1977 के बाद जो गठित की गई, एक दल गठित किया गया, उसमें जो मुद्रा की रूप दिए गई, मुद्रा की अलग अलग अवधारणा दी गई, उसे आज भी हमारी गवर्नमेंट जो है उसे स्वीकार करती है। तो हम देखते हैं कि मुद्रा के कौन कौन से मापक हैं। सबसे पहले बात करते हैं M1। ये आपको याद करनी है। M1 में क्या क्या आएगा, M2 में क्या क्या आएगा, M3, M4, चारों चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करनी है। M1 किसे कहेंगे, M2 किसे कहेंगे, M3 और M4। M1 को कहते हैं हम संकीर्ण मुद्रा। M1 को क्या कहते हैं? संकीर्ण मुद्रा। इंग्लिश में कहते हैं नैरो मनी। संकीर्ण मुद्रा हिंदी में, और इंग्लिश नैरो मतलब संकीर्ण, मनी मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा, नैरो मनी, M1। M1 में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, देखिए आप। करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है। डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। डिमांड डिपॉजिट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि डिमांड डिपॉजिट्स में हम क्या कौन कौन से डिपॉजिट्स इंक्लूड करेंगे? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जो मांग जमा है उसमें चालू खाता और जो हमारी बचत खाता है उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होता, हम कभी भी जाकर पैसा निकलवा सकते हैं। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के साथ जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं या फिर जो IMF वगैरह इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वो सभी किस में आएंगी? M1 के साथ आएंगे। जो भी अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के साथ होती है वो भी इंक्लूड होती है। M1 का मतलब जनता के पास जो करेंसी है, जनता के पास जो करेंसी है, प्लस मांग जमा है, और प्लस अदर डिपॉजिट्स, अन्य जमाएँ हैं। अन्य जमाओं में जिसमें रिजर्व बैंक के पास विदेशी सरकारों, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की मांग जमाई शामिल की जाती है। ये तो हो गया M1, जिसे हम कहते हैं संकीर्ण मुद्रा। नेक्स्ट है M2। M2 में क्या इंक्लूड करेंगे हम? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M2 में इंक्लूड करेंगे M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के साथ जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं वो सब आएगा M2 में। फिर हमने पहले M1 में मान लिया कि लोगों के पास जो पैसा है या फिर
जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं या अदर डिपॉजिट्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, एक और चीज़ है, हम पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग करते हैं, उसको भी इंक्लूड करना है। तो M2 क्या हो गया, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक जमाएं। अब थर्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी। ये भारत में मुद्रा पूर्ति की काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय अवधारणा है। इसके अंतर्गत M1 में बैंक की सावधि जमाओं को जोड़कर M3 की गणना की जाती है। इसे समग्र मौद्रिक साधन कहते हैं। इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहते हैं। एग्रीगेट मॉनेटरी MR रिसोर्सेज, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, समग्र मौद्रिक साधन। इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, M1 लेंगे और टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। बैंकों की जो सावधि जमाई हैं, टाइम डिपॉजिट्स में आएगा फिक्स डिपॉजिट्स, FD वगैरह होती है जिसकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो काम करती है, निश्चित अवधि के बाद ही उससे पैसा निकलवाया जा सकता है, तो टाइम डिपॉजिट्स में वो सब चीज़ें आती हैं। M3 बराबर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ये किसका पार्ट है, ब्रॉड मनी का, व्यापक मुद्रा का, भारत में बहुत प्रचलित लोकप्रिय अवधारणा है ये। नेक्स्ट है M4। M4 यह अवधारणा काफ़ी व्यापक है, किंतु मुद्रा पूर्ति में इसका विशेष उपयोग नहीं है। जब M3 में हम पोस्ट ऑफिस की जमाओं को इंक्लूड करते हैं तो उसके योग को हम M4 कहते हैं। अब आप एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिए कि क्या क्या होता है। M1 में क्या है, करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास जो जमाई है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी जो मांग जमाई है, मांग जमाओं में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, करंट अकाउंट लेंगे और सेविंग अकाउंट लेंगे, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 में M1 तो है ही, इसके साथ साथ जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हैं उसको इंक्लूड करेंगे। M1 को हम कहते हैं नैरो मनी, संकीर्ण मुद्रा। M3 को हम कहते हैं ब्रॉड मनी यानी व्यापक मुद्रा। और ये जो M3 है इसकी अवधारणा भारत में बहुत प्रचलित है। कई बार कोई कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि M3 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। M3 में इंक्लूड करते हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, सावधि जमाई, FD करवाते हैं, वो सब क्या है, टाइम डिपॉजिट्स हैं। M4 में क्या इंक्लूड करते हैं, M3 प्लस ओल्ड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। M4 में सभी चीज़ें आ जाएंगी। M4 में M1 भी आएगा, M4 में M2 भी आएगा, M3 भी आएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये क्या है, मुद्रा की पूर्ति को मापने के तरीके हैं, 4 भागों में बांटा है। हालांकि नेक्स्ट वर्जन एक कमेटी आई थी 1977 के बाद भी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो मुद्रा की पूर्ति को मापने के तरीके हैं M1, M2, M3, M4 आज हमने स्टडी की। अब है तरलता की दृष्टि से इन चारों का क्रम है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरलता की दृष्टि से कौन सी जो मापक है वो सबसे ज़्यादा तरल है और कौन सा माप सबसे कम तरल है। तो M1 जो है वो सबसे ज़्यादा तरल अवधारणा है और M4 जो है वो सबसे कम तरल अवधारणा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में मुद्रा पूर्ति की पुरानी 4 अवधारणाएं M1, M2, M3, M4 प्रचलित थी। इनमें से 2 अवधारणाएं M1 और M3 का विशेष उपयोग था। जहां M1 मुद्रा पूर्ति का संकीर्ण रूप है, M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत मुद्रा पूर्ति के सभी घटकों का समावेश किया गया है। M3 को समग्र मौद्रिक साधन के रूप में माना जाता है। M3 क्या है, M3 बराबर समग्र मौद्रिक साधन, समग्र मौद्रिक साधन। ये था हमारा आज का चैप्टर मनी सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, जिसमें हमने पढ़ा मनी सप्लाई क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या है। धन्यवाद।